डिपेंड करेगा तुम्हारा कैलकुलेशन कैसा है। ग्रेविटेशन में याद रहे तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसमें क्या मतलब पूरा न्यूमेरिकल वाले जो पार्ट है ना उसमें क्या है ना ऐसा सीन है वहाँ पे कि सिस्टमैटिक मैनर में नहीं लिखा हुआ है। तो मैं ना स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। पहला मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस पे जितने भी क्वेश्चन है पहले मैं वो कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है? पहला है कैपिटल एफ। व्हाट इज कैपिटल एफ? ऑब्वियसली फोर्स। ठीक है, जी होगा तुम्हारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमेशा याद रहे उसका वैल्यू दैट इज 6.67 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m1 m2 क्या है? मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। हमेशा याद रहे m और m2 क्योंकि मासेस है तो उनका ऐसा यूनिट क्या होगा? केजी। r मतलब डिस्टेंस है तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। अगर किलोमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। सिंपल फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें F फाइंड आउट करना है। F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये बोला है। अब ये बोला गया है कि मास ऑफ द सन दे के रखा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ मास ऑफ सन इज इक्वल टू 1.99 into 10 raised to 30 kg। समझा? ठीक है, और दूसरा है मेरा मास ऑफ अर्थ। व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? 5.98 into 10 raised to 24 kg। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, ऑल्सो रेडियस भी देके रखा हुआ है। ठीक है, वो तो वैसे भी हमें पता है। ठीक है, कितना है? अच्छा यहाँ ये अलग क्या चीज का क्वेश्चन पूछा? अच्छा ये डिस्टेंस है which is 1.5 into 10 raised to 11 मीटर। फॉर्मूला क्या कहता है मेरा? F is equal to कैपिटल G m1 m2, लेकिन मैं यहाँ पर ms me लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? अब देखिए, बस मैं एक सिंपल सा वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। व्हाट इज कैपिटल G का वैल्यू? 6.67 into 10 raised to -11 into 1.99 into 10 raised to 30 into 5.98 into 10 raised to 24, है ना? होल डिवाइडेड बाय, ध्यान देना। अब यहाँ पर है रेडियस का स्क्वायर, मतलब 1.5 into 10 raised to 11 द होल स्क्वायर। क्या चीज क्लियर है? ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमेशा एक बात का ध्यान देना, पहले तुम्हारा मेन काम क्या रहेगा पता है? ये पावर वाले टर्म तुम्हें दिख रहे हैं 10 raised to में जितने भी टर्म्स है उसको हमेशा साइड में रखो। ठीक है, हमेशा याद रहे, ये सबसे बड़ा दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, ध्यान देना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले जो वैल्यूज है नॉर्मल वाले वो मैं पहले लिख लेता हूँ। दैट इज 6.67 इनटू, दूसरा है मेरे पास 1.99 एंड तीसरा है मेरे पास 5.9। क्लियर है? डिवाइडेड बाय कुछ यहाँ पे टर्म दिखाई दे रहा है क्या? ये नंबर 1.5 का स्क्वायर होगा? 1.5 है ना, मतलब 1.5 का भी स्क्वायर है, 10 raised to 11 का भी स्क्वायर है। तो व्हाट इज 1.5 का स्क्वायर? 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.25। ठीक है, ये मैंने सिर्फ नंबर्स के बारे में बात किया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पावर वाले टर्म। ठीक है, आई नो, ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट। ठीक है, अभी देखो ये होगा तुम्हारा पावर वाला टर्म। तो क्या क्या पावर वाला टर्म है देख लो। 10 raised to -11, 10 raised to 30, 10 raised to 24 डिवाइडेड बाय व्हाट? समझा कैसे आया? ठीक है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 2 है तो 11 into 2 is 20। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा? -11 प्लस 30, कैलकुलेशन 19। ठीक है, 19 श्योर। -11 प्लस 30 इज प्लस 24। याद रहे, अब यहाँ पर है 22, ये ऊपर जाएगा माइनस में चले जाएगा, कितना हो जाएगा लास्ट वैल्यू? बोलो 21 आएगा। याद रहे, ये डिवाइडेड बाय 2.25 इंटू 10 raised to 20। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है,
वेट नाउ अभी ध्यान दो। अब इसका तो हो गया, जैसे कि मैंने बोला पावर वाले टर्म्स को हमेशा साइड में रखो। अभी हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है? थोड़ा जल्दी करते हैं। ये क्या मैं इसमें लॉग का यूज कर सकता हूँ? क्या हो जाएगा ये बता दो। लॉग ऑफ, ये मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स है मतलब एडिशन, और ये नीचे डिवीजन में मतलब माइनस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग ऑफ 6.67 प्लस लॉग ऑफ 1.99 प्लस लॉग ऑफ 5.98, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 2.25। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये फर्स्ट। लेकिन याद रहे इनटू 10⁻21 अभी भी है। तुम पावर का लॉग नहीं निकालोगे, नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है? ठीक है, चल। जब भी मैं कहता हूँ ना लॉग फाइंड आउट करो, तो सब बच्चे गलती क्या करते हैं पता है? यहाँ पे जो भी नंबर्स है ना, पहले हम मैंटिसा डिसाइड नहीं करते। मैंटिसा पता है क्या होता है? पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ डिजिट है उसमें से -1 करना है। पॉइंट के पहले कितना डिजिट है? 1 - 1 is 0, तो ये होगा 0 पॉइंट। जल्दी बताओ, 66 का 7 8241 प्लस किसका मैंटिसा क्या होगा? 0 पॉइंट। किसका वैल्यू देखो? 2989 प्लस इसका क्या होगा मैंटिसा? अगेन 0 पॉइंट। 59 का 8 7767 माइनस इसका मैंटिसा अगेन 0, बोलो इंटू 10⁻20। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। मैं काम करता हूँ, ये समझ में आया ना? ये तीनों को प्लस, फिर जो आंसर है उसका वो माइनस करना है, ठीक है? मैं एक डायरेक्टली वैल्यू बता देता हूँ इसका, 1.5475। याद रहे ये सिर्फ इसका एडिशन का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, ठीक है? अब ये एक बार वैल्यू आ गया इंटू 10⁻21, मैं इसको यहीं पर छोड़ दूं? एंटी लॉग को निकालना पड़ेगा ना, तो एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग? याद करो, हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? 15 का 4 का 5 नहीं, तो 0.54 का 7 का 5। बताओ कितना आ रहा है? 0.54 एंटी लॉग वाला 3528। याद करो, मैंने कुछ सिखाया था तुम्हें। क्या किया था मैंने? पॉइंट कहाँ पे डालूंगा? राइट, और 10⁻² क्या करता था? पॉइंट के पहले जो भी नंबर होता था मैं उसको यहाँ लिख देता था। याद आ रहा है? ठीक है, अब ये होगा तुम्हारा 10⁻², ये तो अपने जगह पे ही है ना, 21, ये 21, ठीक है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा लास्ट में? 3.528 इंटू 10⁻22। क्या? न्यूटन। क्यों? क्योंकि तुम फोर्स निकालो। क्या ये चीज क्लियर है? अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है? ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख के रखा है, ठीक है? बिटवीन टू मेटल स्फीयर ईच ऑफ मास 90 kg। इसका मतलब क्या है? दोनों का मास क्या है? सेम है। तो मैं लिखूं m1 का वैल्यू है 90 kg एंड m2 का वैल्यू क्या है तुम्हारा? 90 kg। ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है? दूसरा और क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 40 सेंटीमीटर। किसका वैल्यू है? r कितना है? 40 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस। क्या हो जाएगा ये? 40 इंटू -2। वेरी गुड। क्या बोला है हमें फाइंड आउट का? अच्छा, ऑल्सो कैपिटल जी का वैल्यू तो हमें अब तक याद हो जाना चाहिए। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। राइट, ठीक है? फॉर्मूला बस मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है, ये भी तुम्हें ही करना है। बस मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बता रहा हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो। कैपिटल जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब ये 90 है, ठीक है? और केजी में तो कोई टेंशन है ही नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगाना, ये क्या कर रहा हूँ मैं? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 81 इंटू 10⁻²। किसका लॉजिक ट्रिक हुआ? समझा लॉजिक? 90 इंटू 90 क्या होता है? 8100,
राइट। तो मैंने 8100 को लिख दिया 10^2, समझा? ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 40 का भी स्क्वायर होगा, 10^-2 का भी स्क्वायर होगा, तो 40 का स्क्वायर कितना होगा? 16 इंटू 10^2 लिखूं इंटू 10^2, समझा? ठीक है, अब आगे क्या कर सकता हूं मैं? मैक्स टू मैक्स मैं पावर्स के साथ पहले ये करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 6.67 इंटू 81 डिवाइडेड बाय नीचे क्या नंबर है 60 मल्टीप्लाई बाय पावर देख लो, ऊपर पावर क्या है? अच्छा ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 10^-11 प्लस 2 इज माइनस डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2 - 4, समझा? ऊपर चला गया क्या हो जाएगा 10^2, ठीक है। अब बस हमें इसका एंटी लॉग ढूंढना है, ठीक है। एंटी लॉग किस तरह से ढूंढोगे? मतलब पहले लॉग ढूंढोगे, लॉग का एंटी लॉग, लॉग ऑफ 6.67 प्लस लॉग ऑफ 81 माइनस लॉग ऑफ 60। एक ही बात का तुम्हें ध्यान देना है, पावर वाला टर्म का लॉग नहीं निकालना है, ठीक है। 90 सा बता दो, ये क्या हो जाएगा 0.66 का 7 8241, ये तो हम लोगों ने पहले किया, प्लस इसका 90 सा क्या होगा 1 पॉइंट, समझा कैसे? समझा? 81 के बाद पॉइंट होगा ना, ठीक है। तो 2 - 1 इज 1, 81 का 0 देखो माइनस 16 है, अगेन 1 पॉइंट आएगा, 16 का 0 बस। अब समझ में आ गया होगा क्या करना है, इसको बस प्लस फिर उसके साथ माइनस करना है, जो नंबर आएगा उसका तुम्हें एंटी लॉग। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट बेसिस पे ये क्वेश्चन है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी रहेगा ना, क्लियर है? ठीक है, सुनो अभी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है ना, थर्ड क्वेश्चन से देखो ये टर्म क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है ये सबको पता है, ठीक है। हर एक प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो कितना वैल्यूज रखता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, याद रही है, अप्रॉक्सीमेटली होता है, ठीक है। एग्जैक्टली इतना नहीं हो सकता, आसपास तक का वैल्यू है ये, ठीक है। दूसरा, हाँ ये मैं दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा, फिलहाल इतना याद रखना। और स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल M बाय R स्क्वायर। सिंपल सा टर्म है, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब तुम्हें स्मॉल जी फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? देखो क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा ये मार्स के बारे में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। समझ में आ रहा है? मार्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा अगर रेडियस ऑफ द मार्स दे के रखा हुआ है, विच इज 3.4 इंटू 10^23 किलोमीटर। दूसरा और क्या दे के रखा हुआ है, मास। मास मतलब m, याद रहे मैंने यहाँ पे स्मॉल r लिखा है, कैपिटल R भी लिख सकते हो। कितना है ये 6.4 इंटू 10^23 kg। कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? देखो ये किलोमीटर में वर्क नहीं करेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 3.4 इंटू 10^23, ये किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करो। 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1000। मैं इसको 10^3 किधर किधर लेनी है, उधर 23 नहीं 3 है शायद, यहाँ पे 3 है। हाँ टेस्ट मार। मतलब मेरा क्वेश्चन रेडियस क्या है, ये 3 है बस, है ना। रेडियस 3 मतलब ये नहीं रहेगा, ध्यान देना 10^3 है, तो ये 3 हो गया। ओके ये 3 है तुम्हारा, 3.4 इंटू 10^3 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वापस 10^3 आएगा।
समझ में आ रहा है? किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। और ये मेरे पास मास ये, और क्या चाहिए मुझे फॉर्मूला में? कैपिटल चाहिए, वो तो हमें याद हो चुका है, 10⁻⁻11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आधा मार्क्स तो सिर्फ ऐसा यूनिट में चले जाता है, मतलब अगर हमें ना पता हो तो। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m बाय आर स्क्वायर। शायद समझ में आ गया होगा क्या करना है। शुरू करो। याद रहे, पावर वाला जो भी टर्म्स रहेंगे वो हट जाएंगे, तो बस तुम्हें इसका लॉग निकालना है। अच्छा चलिए वो भी चलेगा, 42 का 6 का राउंड ऑफ वो भी चलेगा, 42 का 6 का 9, 42 का 6 का 9 देखो। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, 42 का 6 का 9 लॉग ढूंढना है, 6303 एंटी लॉग क्या होगा 6303 माइनस 1.11 का 5 का 6 06 है, ठीक है 0630 0630
इसका एंटी लॉग बता दो 0.56 का 7.3 7 कर दो 0.56 3693 अभी देखो ना यहाँ पे ये हो गया 3693 क्या सीखा था मैंने यहाँ पे पॉइंट डाल दो और इनटू 10 क्या कर दो जो भी ये नंबर है क्या है नंबर 0 है एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 8.693 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि हम लोग स्मॉल जी का वैल्यू हमें कैपिटल जी का वैल्यू पता है दैट इज 6.67 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तुम्हारे लिए एक चैलेंज है देखो यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन डेटा। अब कैपिटल जी का वैल्यू ऐसा तो है नहीं ना अर्थ यहाँ पे अलग होगा कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट तो हर जगह तो सेम ही होगा। अब यहाँ पे मास ऑफ अर्थ दे के रखा है मतलब कैपिटल एम का वैल्यू दिया है 6 into 10 raised to 24 kg रेडियस दे के रखा हुआ है which is 6.4 into 10 raised to 6 मीटर। समझ में आ रहा है और ऑल्सो स्मॉल जी का वैल्यू भी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला है क्या कैलकुलेट करना है कैपिटल जी। अब मुझे एक ही फॉर्मूला पता है जिसमें ये सब रिलेशन आ रहा है which is कैपिटल जी m by r स्क्वायर। मुझे सिर्फ कैपिटल जी चाहिए तो कैपिटल जी विल बी व्हाट जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू जी। बस मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ये चैलेंज है तुम्हारे लिए मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर सबको पता है क्या आने वाला है ठीक है। यस परफेक्ट ऐसा जरूरी नहीं है 6.67 ही है हो सकता है 6.69 भी है ठीक है आसपास तक का वैल्यू आएगा लेकिन पावर 10 raised to -11 ही होना चाहिए ठीक है। इसको बस एक नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करना है लॉग टेबल से मैं इसमें हेल्प नहीं करूँगा तो मैं करता हूँ। अब बॉडी वेट 5.6 kg वेट ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ याद रहे वेट अरे क्या क्वेश्चन समझो देखो क्या लिखा हुआ है। अब बॉडी अच्छा तुम्हें पता है ना वेट और मास में फर्क होता है वेट जो होता है वो प्लैनेट टू प्लैनेट समझ में आ रहा है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है राइट ठीक है लेकिन जो मास होता है वो हर जगह सेम होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अब बॉडी वेट्स 5 kg ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ ये वेट की बात है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WE समझ में आ रहा है WE मतलब वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 5.6 kg वेट। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है हाउ मच विल बी द वेट ऑन ए प्लैनेट मतलब क्या हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑन प्लैनेट ये क्या है क्वेश्चन हमें यही फाइंड आउट करना है वेट ऑन प्लैनेट। अभी आगे क्या लिखा हुआ है मास के बारे में बोला गया whose mass is 7 times the mass of earth मतलब मास ऑफ ए प्लैनेट जो है मास ऑफ ए प्लैनेट जो है वो अर्थ के मास से 7 गुना है मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ नहीं समझा। दूसरा रेडियस इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ रेडियस मतलब जो मेरा रेडियस है मतलब मैं ऐसे लिखूं रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ ये मेरे डेटा है समझ में आ रहा है ओके। अच्छा इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं शायद मतलब आगे काम आए ठीक है क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं लिख सकता हूं ठीक है क्या मैं इसको भी सेम ऐसे लिख सकता हूं क्लियर है ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हमें पूछा गया कि भाई वेट क्या है ठीक है वेट ऑफ ए प्लैनेट जो है वो क्या है तो मुझे बस एक ही चीज पता है
जो वेट होता है वो एक तरह का फोर्स होता है, Yes. वेट जो होता है वो एक तरह का फोर्स होता है, और क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वेट में जो एक्सेलरेशन होगा, वेट में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्यों होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं यहाँ पे mg लिख दूं, वेट विल बी इक्वल टू mg, बट m छोड़ दो, लेकिन g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका फॉर्मूला मुझे पता है विच इज कैपिटल जी एम बाय आर का स्क्वायर। इससे क्या हुआ, mm कैंसल आउट। अब मेरे पास ना रिलेशन देखो क्या आ गया, g का वैल्यू है जी एम बाय आर स्क्वायर, या फिर मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, या फिर ऐसे हो सकता है कि मैं ऐसे ऐसे भी चले जाऊँ, राइट। तो मैं ना ये चूज करूंगा, रीजन क्या है, क्योंकि मुझे वेट के बारे में जानना है, ठीक है। तो मेरे पास लास्ट एक ही चीज आता है कि W विल बी इक्वल टू जी एम बाय आर का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, जी एम बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों चीज ना साथ में लिखता हूँ, ये मेरे पास वेट का एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। याद रहे जो मेरे पास डेटा है ना उसके बारे में भी मुझे सोचना है, तो एक काम करता हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है वेट ऑफ ए प्लैनेट क्या होगा, जहां जहां एम आर दिख रहा है वहां पर मैं पी लगा, लेकिन मैं जी की जगह पी क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि वो फंक्शन है। तो अगर मैं उसको हटा दूं तो भी चलेगा, मैं उसको नहीं लिखता हूं, ठीक है, वैसे भी वो कट होगा, कैसे मैं समझाता हूं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एम पी अपॉन, ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, क्लियर है। सिमिलरली मैं अर्थ का बारे में भी लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, W E विल बी इक्वल टू व्हाट, बता दो, M E इसको मैं कंसीडर करता हूँ इक्वेशन, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक लास्ट स्टेप में ये कर, लास्ट स्टेप मतलब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो मैं ये कर सकता हूँ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इससे बहुत कुछ मिल जाएगा मुझे, इससे मेरे पास बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं काम कर सकता हूँ, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडिंग 1 बाय 2। टर्म समझना यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1 क्या है मेरा, WP डिवाइडेड बाय W, ये दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ WP, divided by what is WE, ME अपॉन RE का, समझ में आ रहा है। अच्छा ये तो तुम्हें पता ही होगा, राइट, ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा WP अपॉन, ओके। अब ये बता दो MP अपॉन RP का स्क्वायर इनटू RE का स्क्वायर, क्या चीज क्लियर है, समझा। मैं MM को साथ में लिख देता हूँ, तो इससे ये क्या हो जाएगा, MP अपॉन ME हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय RE अपॉन RP का होल स्क्वायर लिख दूँ क्या, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में जो है मेरे को वैसे लिखना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, WP का वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं, ये मेरे पास WE, तो ये हो जाएगा WP अपॉन व्हाट इज WE, 5.6 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू मुझे पता है, यस, विच इज 7, इसका वैल्यू मुझे पता है 1/2, कैसे 1/2, ये तो 2 है सर, आपने तो यहाँ पे 2 लिखा, 1/2 कैसे, याद रहे ये RP बाय RE है, और यहाँ पे क्या है, तो उसका तो समझ में आया, ये हो जाएगा 1/, समझ में आ रहा है, ठीक है। विच इज इक्वल WP विल बी इक्वल टू व्हाट, 7 इंटू 5.6 अपॉन 4, 4 1 जा 4 4 जा 16, हाँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा WP का वैल्यू, 9.8 kg, that's it।
ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। समझा? लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी, ठीक है, इस बेसिस पे सम्स को सॉल्व किया था, ठीक है। और एक और था हमारा ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। मुझे बता सकते हो यहाँ पर कैपिटल G का मतलब क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये बेसिक सा चीज़ था। हम लोगों ने अब तक सिर्फ इतने इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व किया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसा हमें पता है कि अगर मैं अर्थ का सरफेस ले लूँ इस तरह से, ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर टिकी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं गिरा रहा हूँ सिर्फ सरफेस ऑफ द अर्थ तक, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा स्मॉल जी रोल प्ले करता है। तुम्हें पता है स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलने का मतलब एकदम सिंपल है कि अगर कोई चीज़ है यहाँ पर, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैं गिरा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मतलब जैसे कोई एक गाड़ी वगैरह, राइट, ठीक है, अगर मैंने उसके ऊपर कोई फोर्स वगैरह लगाया, नॉर्मली अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब अगर कोई गाड़ी है नॉर्मली ऐसे, मैं इस साइड से फोर्स लगा रहा हूँ सपोज करो, तो मुझे पता है गाड़ी का एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा। मतलब देखो, अगर मेरे को किसी ने पूछा ये जो एक्सेलरेशन जो हो रहा है ना वो किसके वजह से हो रहा है, तो मैं कहूँगा देखो ये फोर्स की वजह से हो रहा है। अगर फोर्स होगा ही नहीं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे होगा? सीधी सी बात है ना, राइट ना, ठीक है। अब अगर सपोज करो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, हमें इतना मालूम है कि फोर्स लगेगा तो ही एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अलग सोचो कि अगर सपोज करो मैं कुछ फ्लोर बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, ठीक है, अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, तो मुझे पता है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा जैसे जैसे वो ज़मीन तक जाने की कोशिश करेगा वैसे वैसे उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? अब मेरा सवाल ये है कि इस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन आ रही है वो किसके कारण आ रही है? ग्रेविटी। इसलिए हम लोग स्मॉल जी को कहते हैं एक्सेलरेशन हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक बात का तुम्हें ध्यान देना, अब अगर सपोज करो जैसे ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, अगर मैं एट सम हाइट पर हूँ, तो यहाँ पर ग्रेविटी का रोल क्या होगा? और अगर सपोज करो ये सरफेस से सरफेस के अंदर तक मैं चला गया हूँ, कुछ डेप्थ तक चले गया हूँ, ठीक है, उस टाइम पे एक्सेलरेशन अपना ग्रेविटी जो रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कैसे होगा? ठीक है, सर ने इस बारे में बहुत कुछ बताया होगा, इसके ऊपर डेरिवेशन काफ़ी किए हैं, ठीक है। देखो GH का मतलब क्या होता है? ये अबव द अर्थ सरफेस के ऊपर है, अबव द अर्थ सरफेस, और उसका फॉर्मूला तुम देख सकते हो, ठीक है। याद रहे कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा तुम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, हम क्वेश्चन के दौरान देखेंगे। एक है ये अपना हाइट के ऊपर है और दूसरा है तुम्हारा डेप्थ पे, ठीक है, तो डेप्थ का भी ये फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्वेश्चंस को समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट ऑफ 300 किलोमीटर। मतलब हाइट दे के रखा हुआ है, कितना है? 300 किलोमीटर। चलेगा क्या ये? मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा ये? 300 इंटू 10⁻³ मीटर, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ लिख सकता हूँ क्या मैं? समझ में आया? 3 इंटू 10⁻, इसका 10⁻², इसका 10⁻3, विच इज 10⁻5। क्या ये चीज क्लियर है? अब देखो, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट ऑफ 300, मतलब ग्रेविटी हमें फाइंड आउट करना है एट हाइट, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर मास दे के रखा है, देख सकते हो तुम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मास भी दे के रखा है, विच इज 5.98 इंटू 10⁻24, ठीक है, चलेगा। और दूसरा है तुम्हारा रेडियस। रेडियस किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? याद होगा, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। मैंने कहा है, मैंने लास्ट टाइम पे कहा था कि इस चीज़ को याद रखना है। अब बोला है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला मतलब ये क्या कहता है? GH इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय R प्लस H द होल स्क्वायर।
ठीक है। अब अगर सपोज करो मैं फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कैपिटल जी का वैल्यू मुझे पता ही होना चाहिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम का वैल्यू दे के रखा है विच इज़ 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ध्यान देना ये है r प्लस एच द होल स्क्वायर। तो तुम एक काम कर सकते हो, r और h को, अच्छा तुम देखोगे अगर r को, r क्या है तुम्हारा 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस है तो प्लस h दे के रखा है विच इज 3 इंटू 10⁻5 का होल स्क्वायर। पता है प्रॉब्लम क्या है, ये पावर, अगर सपोज करो ये पावर नहीं होता ना तो तुम्हारे पास ना काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके निकल जाते हैं, लेकिन ये पावर है। तो मैं एक और काम क्या कर सकता हूँ, जैसे ये 10⁻5 है ना, तुम इसको 10⁻5 बना सकते हो पॉइंट को शिफ्ट करके। अगर सपोज करो ये पॉइंट को यहाँ से मैंने यहाँ पे ला दिया, ये क्या बन जाएगा 64। समझ में आ रहा है, ये क्या बन जाएगा 64। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64 इंटू 10⁻5, ठीक है। तो ये तुम्हारा न्यूमरेटर तो एज इट इज़ है, न्यूमरेटर में नहीं लिख रहा हूँ। ये बताओ मुझे ये क्या हो जाएगा 64 इंटू 10⁻5 प्लस 3 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर। इससे कोई फ़ायदा हुआ क्या, इससे कोई फ़ायदा हुआ? तुम इस ब्रैकेट के अंदर 10⁻5 को आप कॉमन निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 6.67 इंटू 5.98 इंटू, यहाँ पर ये जो टर्म है इसको लिखते हैं हम लोग 10⁻11 इंटू 10⁻24 होल डिवाइडेड बाय। नाउ ये बताओ इसको किस तरह से लिखोगे, 64 प्लस 3, मतलब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 67 इंटू, बोलो, या फिर ऐसे में लिख सकता हूं, देखो 64 प्लस 3 हो चुका रहेगा और एक ब्रैकेट में बचा रहेगा 10⁻5 का स्क्वायर। 64 का भी स्क्वायर होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 64 इंटू 64 इंटू 10⁻, किसका स्क्वायर होगा अभी 10⁻5 का स्क्वायर, मतलब 10⁻10। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा है हमेशा पहले पावर वाले को सॉल्व करो। अब तुम्हें शायद आइडिया मिल गया होगा क्या करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यस, आगे के जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हें खुद सॉल्व करना है अभी, ठीक है, हाँ जो भी है, ठीक है। लेकिन पावर वाले जो भी टर्म्स रहेंगे उसको अलग अलग करना है। ये 67 आएगा, ये 67 आएगा, दैट्स इट, ठीक है। अभी आगे आएगा तुम्हें। अब इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, देखो ये क्या है तुम्हारा जीडी, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेविटी एट सम डेप्थ, ठीक है। जीडी इज इक्वल टू G1 माइनस D/R। अब देखो इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को अब लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के बिलो, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10%, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ पे जो वैल्यू है वो 10% से डिक्रीज हो जाता है, मतलब समझा, ठीक है। मतलब अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं एट डेप्थ में, ठीक है, तो वो 10% से डिक्रीज हो जाता है। किसके 10% से डिक्रीज होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। मतलब देखो सरफेस ऑफ द अर्थ पे कुछ ग्रेविटी होगा स्मॉल जी, ठीक है। तो अगर आप अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला कि अगर आप अंदर जा रहे हो ना तो वो ऊपर वाले से 10% कम हो जाता है। तो मतलब उस जगह पे कितना परसेंट होगा फिर, 90%? नहीं समझा, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो ये सरफेस है, समझ में आ रहा है। अब अगर तुम यहाँ पर खड़े हो ना, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली खड़े हो तो यहाँ पर तुम्हें स्मॉल जी का ग्रेविटी का आभास हो रहा है कि हाँ है कुछ तो, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हें ना अब अंदर लेकर जा रहा हूँ इस तरह से, कुछ डिस्टेंस पे, कुछ तो डिस्टेंस पे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका जो ग्रेविटी एट डेप्थ है ना वो ऊपर के कंपैरिजन में 10% कम है। नहीं समझा बेबी, ठीक है, 10% कम है। अब 10% कम है मतलब तुम यहाँ पर हो तो 10, तो तुम्हें ग्रेविटी का आभास कितना हो रहा है, 90%। समझ में आ रहा है कितना हो रहा है, 90% पूरा। तो मैं ये बोलूँगा कि मेरा जो जीडी का वैल्यू है वो है तुम्हारा 90% ऑफ जी। गलत है क्या ये, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस बेसिस पे मुझे ये बताओ जीडी विल बी इक्वल टू 90% बोला है, मतलब 90/100 मल्टीप्लाई बाय जी। अब ये कट होके 9/10 बचा है,
तो क्या मैं इसको 0.9 लिख सकता हूं? किसको मैंने 0.9 लिखा? 9/10 को। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, हो सके शायद आगे काम है, ये g को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ, तो GD/G इज इक्वल टू वॉट? 0.9। शायद आगे काम है, मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है इसका। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? एट वॉट डिस्टेंस। अब मुझे एक ही चीज, एक फॉर्मूला ही पता है मुझे, GD इज इक्वल टू G 1 माइनस स्मॉल d/r। GD के बारे में हमें कुछ पता है, राइट? G के बारे में हमें पता है। ठीक है, 1 तो एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। स्मॉल d क्या होगा तुम्हारा? डिस्टेंस नहीं, डेप्थ ये है। ठीक है, ये डिस्टेंस है, और r का मतलब क्या होगा? रेडियस। ठीक है, और ये दे के भी रखा है 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10⁶। तो वो सब चीज़ का टेंशन नहीं है। मतलब तुम्हें क्या लग रहा है इसमें से क्या फाइंड आउट करना है हमें? स्मॉल d। ठीक है, अब सवाल ये है कि कैसे अपन करें। एक काम करता हूँ, मैं g को यहाँ पे ला देता हूँ, तो ये हो जाएगा GD/G इज इक्वल टू 1 माइनस, समझा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? d/r विल बी इक्वल टू 1 माइनस GD/G। क्या बोलते? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? d, क्योंकि तुम्हें d चाहिए तो r को तुम यहां पर भेज सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस GD/G। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या तुम्हें r का वैल्यू पता है? यस, मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁶। चलो ये तो हो गया। दूसरा ये 1 है, 1 माइनस, अरे इसका भी तो वैल्यू हमें पता है। देखो काम आ गया यहाँ पे। व्हाट इज 1 माइनस 0.9? 0.1। राइट है? ठीक है, ओके। चलो अब मेरे को ये पॉइंट के साथ थोड़ा मस्ती करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट को शिफ्ट करता हूँ आगे। याद है पॉइंट को अगर मैंने आगे शिफ्ट किया तो क्या होगा? माइनस, कितना माइनस हो गया? 10⁻⁻1। ठीक है, तो ये बन गया 1 इंटू 10⁻⁻1, तो 6 माइनस 1 इज 5। समझा? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 6.4 इंटू 10⁵ मीटर। क्या चीज़ क्लियर है? इसको तुम किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना जीरो चाहिए? 3। ठीक है, 3। तुम्हारे पास कितना जीरो है? 5। कैसे लिखोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। 640 किलोमीटर चलेगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 640 किलोमीटर। यस, ठीक है, याद रहे पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है, चलो तो ये है तुम्हारा डेप्थ वाला, और ये है तुम्हारा एट सर्फ, मतलब एक हाइट के ऊपर का। समझ में आ रहा है? ओके, अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले तुम ये समझो कि ये क्या है। जो नेक्स्ट वाला है वो है तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। याद रहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, और उसका फॉर्मूला है तुम्हारा माइनस कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अब सवाल ये आता है कि सर स्मॉल r क्या होता है? हमेशा एक बात का ध्यान देना, स्मॉल r को लेकर सैटेलाइट के सम में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? देखो कि अगर सपोज करो, ऑब्वियसली देखो अगर मैं अर्थ को कंसिडर करता हूँ एक स्पेरिकल, समझ में, एक सर्कल की तरह अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ पता है कि सेंटर से यहाँ तक की जो भी इसकी जो दूरी रहेगी वो रेडियस होगा r, कैपिटल R, राइट? अगर मैं अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर हूँ, ठीक है, तो ये मैं बोलूँगा भाई देखो अर्थ के सरफेस से ये है h डिस्टेंस। बात समझना है यहाँ पे, राइट? ये तो तुम्हारा रेडियस ऑफ अर्थ है ना, ठीक है, और ये है तुम्हारा हाइट, मतलब तुम सरफेस से कितना ऊपर खड़े हो। क्लियर है? तो अगर मैं, क्योंकि मैं हर जगह बार बार r+h नहीं लिख सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये दोनों को एक लेटर से रिप्रेजेंट कर दूंगा विच इज स्मॉल r। तो स्मॉल r एक्चुअली में क्या है? r+h। समझा? तो इसको मतलब देख के ना ऐसा कंफ्यूज मत होना कि सर ये आया कहाँ से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखो व्हाट इज द ग्रेविटेशन, देखो क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब तुम्हें v ढूंढना है। अगर ड्यू टू अर्थ एट ए पॉइंट विच इज एट ए हाइट ऑफ 2re। अब हाइट क्या बोल के रखा है? 2re। समझ में आ रहा है? हाइट बोल के रखा है 2re। ओके, हाँ, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब मुझे हाइट दे के रखा है विच इज 2re।
ये मुझे दे के रखा है, आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, मतलब वो रेडियस ऑफ अर्थ से डबल है, समझ में, मतलब जितना, अगर सपोज करो रेडियस ऑफ द अर्थ कुछ एक इमेजिन करते हैं जैसे 4 है सपोज करो, ठीक है, तो हाइट क्या रहेगा, रेडियस ऑफ अर्थ का डबल, समझ रहे हो, 8 ऐसे पूरा। ओके, तो और क्या दे के रखा हुआ है, मास दे के रखा हुआ है, मतलब कैपिटल एम दे के रखा हुआ है, 6 × 10⁻24 kg, रेडियस दे के रखा है, आर का वैल्यू 6.4 × 10⁻6 मीटर, एंड लास्टली तुम्हारा कैपिटल जी जो तुम्हें पता ही होगा 6.67 × 10⁻11। ये सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दे के रखा है। अभी हमें बोला है कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड। अब मुझे एक चीज़ पता है, कैपिटल V इज इक्वल टू -gm/r, लेकिन हमें हाइट के बारे में बात बोला गया है। अब यहाँ पर यार हाइट के बारे में तो बात है ही नहीं, ये फॉर्मूला मुझे हाइट नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि स्मॉल r इज नथिंग बट r प्लस h। r मतलब क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, लेकिन क्या मुझे h का वैल्यू पता है, क्या है, देखो 2re, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3re, समझा कि नहीं, राइट। तो इस बेसिस पे ये मेरा फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा -gm/3re, राइट, ठीक है, तो ये हो गया मेरा -6.67 × 10⁻11, मास दे के रखा है विच इज 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय 3re, मतलब 3 टाइम्स ऑफ re, re मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, याद रहे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6.4 × 10⁻6। समझ में आ रहा है। अब बेसिकली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ आराम से, 3 2 2, ठीक है, 3.2 मतलब 6.67 अपॉन 3.2, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा -6.67 डिवाइडेड बाय 3.2, राइट। ये टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनटू ये पावर वाले टर्म समझ में आ गया होगा, -11 + 24 जो भी आंसर आए 13, ठीक है, 13 - 6 जो भी रहेगा आंसर 7। अब बस मैंने लॉग लगाया, अब ये लॉग मैंने पूरा का पूरा बता दिया कैसे है, ठीक है। बस एक बात का तुम्हें ध्यान देना है, जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात आए तो उसको डिनोट किससे करना है, कैपिटल V से, स्मॉल v वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये SI यूनिट, क्या होगा, जूल पर केजी, क्योंकि ये पोटेंशियल है, एक टाइप का एनर्जी है। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन ये हो गया। देखो मैंने दूसरा कुछ फॉर्मूला लिख के रखा है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जानते हो ना, अर्थ के सरफेस से ना एक ऐसी वेलोसिटी की जरूरत है जिससे वो सैटेलाइट या रॉकेट जस्ट एस्केप हो सके, वो वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, विच इज कितना होता है, नहीं ये नहीं, एक्चुअली में कितना जरूरत पड़ता है कोई भी रॉकेट को या फिर कोई भी सैटेलाइट को एस्केप करवाने के लिए अर्थ के सरफेस से, एक वैल्यू तो फिक्स होगी ना। क्वेश्चन समझा मेरा, अगर ये अर्थ का सरफेस ये रॉकेट है तो एस्केप वेलोसिटी कितना चाहिए होता है, नहीं आइडिया नहीं है, मैं बताता हूँ, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर तक का ऐसे एस्केप वेलोसिटी का ऐसा ताकत मिलना चाहिए, तब जाके वो सरफेस ऑफ द अर्थ को छोड़ेगा। समझ में आ रहा है। अगर उससे कम भी हुआ ना, वो अर्थ के आसपास ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है, वो एस्केप नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2gm/r। इस बेसिस पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मैं मिटा दूं क्या, पक्का, मैं वापस स्टार्टिंग से बताऊं इसको, चलेगा, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, देखो जैसे क्वेश्चन में क्या लिख के रखा है, देखो लिखा है इफ द अर्थ वेर मेड ऑफ वुड, देखो क्वेश्चन कैसा है, हाँ वुड, लकड़ी का अगर अर्थ बना हुआ है, ठीक है, द मास ऑफ द वुडन अर्थ वुड हैव बीन 10% एज मच एज इट नाउ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर देखो MW का मतलब क्या है, कंसेप्ट समझना है यहाँ पे क्या है, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा ऐसे। मैं MW का मतलब क्या समझू, हाँ ठीक है, मास ऑफ ए वुड, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो मास ऑफ ए वुड है ना, वो अभी सपोज ये अर्थ है, अर्थ का कुछ मास होगा ना, तो अर्थ का मास से वो 10% है। समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10% ऑफ मास, ये M का मतलब मास ऑफ अर्थ, MW मतलब मास ऑफ वुडन अर्थ, ऐसा समझ लेना, ठीक है, ओके ऐसा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर डायमीटर में चेंज, मतलब अर्थ का डायमीटर और वुडन अर्थ का डायमीटर दोनों सेम है, अगर दोनों का डायमीटर सेम है तो तुम्हें क्या लग रहा है, रेडियस क्या होगा, सेम, ऑब्वियसली सेम है।
तो मैंने देखो ना क्या लिखा है, 10% ऑफ m, 10/100 इंटू m, बराबर है 0 0 कट हो गया 1/10 ऑफ m। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास मास ऑफ वुडन अर्थ। तो व्हाट इज मास ऑफ वुडन अर्थ? 1/10 इंटू m। ठीक है, याद होगा हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन पिछले वाले सब में भी किया, पिछले वाले। ठीक है, मैंने ये m को नीचे ला दिया, तो mw/m इज इक्वल टू वॉट? 1/10। इस बात का तुम्हें ध्यान देना है। अब देखो ना मैंने ये क्या लिखा, ये मुझे बता सकते हो क्या लिखा मैंने? हाँ, मैंने लिखा डायमीटर ऑफ वुडन अर्थ इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ नॉर्मल अर्थ, मतलब जो अपना है। सही है, तो इस बेसिस पे मैंने लिख दिया कि हाँ भाई देखो ऐसा भी हो सकता है। राइट है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस अर्थ। ऑफ दिस अर्थ मतलब जो वुडन वाला अर्थ है ना, उससे मतलब कितना एस्केप वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। अभी ध्यान दो, मुझे पता है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज गिवन बाय 2gm/r। ठीक है, ये चीज मुझे पता है, तो मैंने वो लिख दिया, इसको मैंने कंसीडर किया इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है? दूसरा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ वुडन अर्थ क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, ये 2 आएगा, ये g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो अलग अलग होता है क्या? सबके लिए सेम होता है। तो मैं g को एज इट इज लिखता हूँ, m मतलब मास ऑफ ये नॉर्मल अर्थ, तो mw क्या होगा? वुडन अर्थ। r का मतलब वुडन, ये जो भी रहेगा। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहा हूँ। देखो मतलब 2 को 1 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? देखो ये मैंने डिवाइड किया। ठीक है, तो VEW का जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय VE का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब तुम्हें पता होगा ये स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों को मिला के मैं एक स्क्वायर रूट बना सकता हूँ। ये वैल्यू मैंने एज इट इज रखा और ये वैल्यू को मैंने घुमा दिया ऐसे, बराबर है? इससे क्या हुआ, 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचा? MWR/RWM। देखो मैंने यही, देखो मैंने गलती से इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, ठीक है, तो ये क्योंकि ये सेम है, मैंने यहीं पर लिखा। ठीक है, ओके, तो इस ये कट हो गया, तो बचा क्या? √ऑफ MW/m। लेकिन MW/m है क्या? मैंने लिख दिया 1/10, तो मुझे चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 1/10। अभी ध्यान देना, क्वेश्चन में पता है क्या बोला है? बोला है कैलकुलेट करो एस्केप स्पीड। मैंने एक ना एक एक्सप्रेशन ला के छोड़ दिया। देखो ना, VEW/V इज इक्वल टू 1/√10। अब मैं अगर अपना लॉग टेबल निकालूं, मैं √10 का वैल्यू तो आराम से निकाल सकता हूं ना, टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, मुझे बोला गया है कि आपको एस्केप वेलोसिटी ऑफ वुडन अर्थ बताना है, मतलब मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो V दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये जो V दिखाई दे रहा है, मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा V/√10। और जैसे कि मैंने कहा, V मतलब क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी किसका? अर्थ का। वो कितना होगा तुम्हारा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बस मैंने सब्स्टिट्यूट किया एंड देन मैंने सॉल्व किया, तो आंसर मेरे पास आया 3.542 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रहे, कैलकुलेट बोला है इसलिए मुझे आगे जाना पड़ा। अगर खाली बोला रहता डिराइव द एक्सप्रेशन, तो मैं यहाँ पे लाके छोड़ देता। क्या चीज़ क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, बस इस बात का तुम्हें ध्यान देना है। क्लियर है? ओके, समझा सबको? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये क्या है? पढ़े लिखे हो, चलो, स्पीड ऑफ सैटेलाइट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो देखो, एक होता है एस्केप वेलोसिटी और एक होता है स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, कैलकुलेट करो स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर। इस चीज को देखना, इसको ना काफी ज्यादा मैं ट्रिकी नहीं बनाऊंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, 1000 किलोमीटर, मतलब हाइट दे के रखा है 1000 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? अब पूछा गया है एट द अर्थ, मतलब पूछा गया है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट का फॉर्मूला क्या है? √ऑफ GM/r। ठीक है, अभी ध्यान देना यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं। देखो अब यहाँ पर ना हाइट का जिक्र हो गया, लेकिन फॉर्मूला में अगर देखो मैं, तो वहां पर कैपिटल G, कैपिटल M और स्मॉल r है, H तो है ही नहीं। क्या मुझे पता है H क्या होता है? स्मॉल r में ही छुपा होता है। स्मॉल r क्या होता है? कैपिटल R प्लस H। क्या मेरे पास H है 1000 किलोमीटर? क्या मेरे पास R है? यस, वो तो ऑलरेडी हमें पता रहता है, 6.4 × 10⁻⁶। ठीक है, ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं। देखो हाइट का वैल्यू लिख दिया। मैंने पहले एक काम किया, मैंने सिंपली पहले R को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने R प्लस है, R का वैल्यू मैंने लिख दिया। समझ में? R का वैल्यू है 6.4 × 10⁻⁶, H का वैल्यू है 1 × 10⁻⁶। ये दोनों में से मैंने क्या किया,
10⁻⁶ को कॉमन निकाल दिया तो अंदर बचा क्या 6.4 + 1, समझा, ठीक है, इंटू 10⁻⁶, तो 6.4 + 1 क्या हो जाएगा 7.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। समझ, ये याद रहे ये स्मॉल आर का वैल्यू है। अगर अब मैं फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करूं तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, √g/m/r। g का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, m का वैल्यू भी मुझे दे के रखा है, ठीक है, r का वैल्यू है मेरे पास 7.4 इंटू 10⁻⁶, तो मैंने क्या किया 7.4 लिखा, 10⁻⁶ को ऊपर भेज दिया, तो ये हो गया 10⁻⁻⁶। अब मैंने क्या किया, पावर वाले सारे टर्म्स को अलग अलग रख दिया, ठीक है। अब तुम देख सकते हो इधर है इधर है इधर है, ये सारे टर्म्स को, अब मैंने इसको क्या किया, ये 10⁻⁷ बना दिया। अब ध्यान देना, यहां से थोड़ा दिक्कत होगा, यहां तक क्लियर है, समझ में आया। अब यहां से प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम इसका नहीं है, प्रॉब्लम है 10⁻⁷। जब 10⁻⁷ ना अकेला पड़ा रहेगा ना तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो रूट में आ गया ना तो प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। अगर सपोज करो यहां पर ना कोई नंबर आ गया लाइक 13.32 ऐसे कोई नंबर आ गया, तो तुम क्या इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, यस लॉग टेबल है तुम्हारे पास, लेकिन ये तो पावर में चला गया ना। अगर सपोज कभी इस तरह से क्वेश्चन आए, हम लोगों ने ना कॉम्प्लेक्स नंबर में करके रखा है, याद करो, अगर मैं तुमसे कहता हूं i⁻⁷ है, उसको तुम कैसे लिखते थे याद करो, i² का क्यूब इंटू i, ऐसे लिखते थे ना कुछ, ठीक है, ऐसे लिखते थे, राइट ना, ठीक है। अब यही चीज तुम्हें यहां पे भी करना है। तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हें स्क्वायर रूट का, जैसा भी मैंने तुम्हें बोला x² का स्क्वायर रूट क्या है, तो आंसर इज, मतलब स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर मिलकर कैंसिल आउट हो जाता है, तो 10⁻⁷ कर। तो मैं क्या करता हूं, देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर 10⁻⁷ है, मैंने इसको क्या किया पता है, देखो मैंने किया 10³ का स्क्वायर, क्या बन गया ये 10⁻⁶, बराबर है, कितना बचा 1, ठीक है, विच इज इंटू 10, नहीं समझा, क्लियर है, ठीक है। ये देखो 10 का क्यूब का स्क्वायर, लेकिन एक 10 बचा ना, मैंने वो क्या किया, मैंने देखो किसको दे दिया, इसमें से जो एक 10 बचा ना मैंने 6.67 को दे दिया, वो क्या बन गया 66.7। लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि अगर ये हो गया, अब मैं आराम से, मेरे को अब कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं अब आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि पावर वाले थोड़ा सा स्ट्रेस में था मैं। अब देखो ये सारे वैल्यू लिख दिया, तुम्हें पता होगा लॉग कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई है तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस, ये सब करते 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 मेरे पास लास्ट वैल्यू आया। जो ये वैल्यू आया है मेरे पास, ये मेरे पास जो वैल्यू आया है, मैंने उसका बस स्क्वायर रूट निकाल दिया, दैट्स इट, सिंपल। समझ में आया, याद रहे, कैलकुलेशंस आसान होते हैं, बस ये पावर वाले टर्म्स को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। नाउ ये हो गया तुम्हारा स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट, ठीक है। अब ये आएगा अब तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना, इस बेसिस पे ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम्हें, जो कि ये है जो तुम्हें अभी करना है, ध्यान देना। काइनेटिक एनर्जी क्या है, Gm स्मॉल m, कैपिटल M स्मॉल m का मतलब क्या होगा, दो बॉडी होगा जिसके डिफरेंट डिफरेंट मासेस होंगे, समझ में आ रहा है ऐसे। 2 मतलब एक कांस्टेंट नंबर है, r मतलब इतने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आइडिया मिल गया होगा ये सब क्या है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी, मतलब सिर्फ पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तुम ये फॉर्मूला में डालो, मिल जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन दिया, तुम्हें बस बोला जाए कि सिर्फ आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है, तो तुम ये फॉर्मूला का यूज करोगे। लेकिन देखो ना अब यहां पर क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को जरा देखो क्या लिखा है, बोला है कैलकुलेट करो काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल, बाइंडिंग। अब इसको देख के ऐसे स्ट्रेस में आ गया, अरे यार इतने सारी चीजें अपन कैसे निकाल सकते हैं। डोंट वरी, पहले ये देखो क्या क्या दिया है, मास दे के रखा है, कितना है मास, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल m इज इक्वल टू 2000 kg, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2000 है तो मतलब मैं इसको ऐसा लिखूँ, kg में ही है, कोई टेंशन नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ kg, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, राइट। आगे क्या दिया हुआ है, एट ए हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर, मतलब h का वैल्यू दे के रखा है 3600 किलोमीटर, इसको तो मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्या हो जाएगा ये, राइट है, ठीक है। ये क्या हो सकता है बताओ, 36 × 10⁵ मीटर, या फिर 3.6, ठीक है, 6 भी कर सकते हैं, जो मन में है वो करो, क्या फर्क पड़ता है।
समझ में आया, इसमें स्क्वायर रूट का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये दे के रखा है, कैपिटल जी का वैल्यू भी दे के रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल जी का वैल्यू, ये तो हमें याद हो गया है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, दूसरा है तुम्हारे पास कैपिटल एम दे के रखा है विच इज 6 इंटू 10⁻24 केजी, ठीक है। एंड लास्ट है तुम्हारा आर, आर मतलब रेडियस, मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब ये सारे डेटाज हमारे पास हैं। अब बोला गया है कि आप फाइंड आउट करो या कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे एक चीज पता है कि मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Gmm/2r+h, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r+h। कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। G का वैल्यू है हमारे पास, M कैपिटल M भी है ना हमारे पास, स्मॉल m भी है हमारे पास, 2 तो कांस्टेंट नंबर है, r भी है, h भी है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्या तुम इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो? यस, लेकिन सिर्फ काइनेटिक पूछा है क्या? नहीं, पोटेंशियल भी पूछा है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब तुम्हें शायद लॉजिक क्लियर हो। अब एक बार काइनेटिक एनर्जी निकला ना, अगर अब तुम्हें कहा जाए ना पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तुम वापस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट मत करो। पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला देखो, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि अगर सपोज करो इसको कट वगैरह करके आंसर 4 आ गया सपोज, ठीक है, तो अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, समझा? तो काइनेटिक एनर्जी तो है तुम्हारे पास, मतलब -2 टाइम्स ऑफ 4 विच इज -8, ठीक है। अब दूसरा क्या तीसरा क्या है तुम्हारा, सॉरी, तीसरा क्या है तुम्हारे पास? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अगर सपोज मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे पास? 4 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -8। इस बात का ध्यान देना, नहीं तो मालूम पड़ा, हाँ, माइनस को तुम इग्नोर कर रहे हो, तो 4 - 8 इज -4। ये हो गया तुम्हारा टोटल एनर्जी। एंड लास्टली तुम्हें पूछा गया है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी का नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसा लिखूंगा, बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब माइनस ऑफ -4 विच इज 4। दैट्स इट। लॉजिक समझा? ज्यादा मेहनत मत करना। यस, तुम्हें ये बस निकालना पड़ेगा एक्यूरेट। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? एकदम सिंपल। एंड इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दे के रखा है बताओ? मास दे के रखा है स्मॉल m, रेडियस दे के रखा है, बोला है कैलकुलेट करो एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ, दूसरा मास है 800 kg। मतलब मेरे पास दो मास दे के रखा है, कैपिटल M 6.4 इंटू 10⁻24 kg, और दूसरा है तुम्हारा स्मॉल m, कितना है? मतलब 8 इंटू 10⁻2 kg, ठीक है। और रेडियस मेरे पास दे के रखा है विच इज 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। ये चीज होने के बाद पूछा गया है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट टू इन्फिनिटी। मतलब बस उसको निकाल कर फेंकना है, कुछ भी, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास, देखो, Gm स्मॉल m बाय, ठीक है, बस सिंपल। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कैपिटल G m m बाय r। सारे डेटा तो है मेरे पास, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। समझ में आ रहा है? ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। एंड लास्ट ये वाला, अब इसको मैं समझाता हूं, ध्यान देना। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना। तुम्हें पता है टाइम पीरियड क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो बीच में कोई ऑब्जेक्ट है और ये जो मेरा ये जो स्टाइलस है, अगर ये इस जगह से निकलता है वापस इसी जगह पे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके आता है, तो मैं इसको कहूँगा 1 टाइम पीरियड। जैसा फॉर एग्जांपल अर्थ का 1 टाइम पीरियड सन के अराउंड कितना होगा तुम्हारा? 365 डे। समझ, इसको अपन कहते हैं टाइम पीरियड। तो हर एक प्लैनेट का, हर एक प्लैनेट के आसपास जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, सबका एक अलग अलग टाइम पीरियड होता है।
ठीक है। अब देखो तुम लोगों ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट में ये ज़रूर पढ़ा रहेगा, दो तरह के सैटेलाइट है, एक पोलार सैटेलाइट, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये पढ़ा है ना, ठीक है। जो पोलार्स होते हैं मतलब हाँ, डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस का। कुछ कुछ सैटेलाइट्स लिटरली इतने ज़्यादा नज़दीक होते हैं ना कि तुम दिन में ना मतलब ऐसे ही नेकेड आई से अगर देखते हो ना, आसमान अगर साफ होगा, अगर टेलीस्कोप लेकर अगर बैठोगे ना, तो तुम्हें लिटरली एक सैटेलाइट तुम्हें घूमता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी नीचे होते हैं, और वो सैटेलाइट का काम क्या है, ब्रॉडकास्ट करना, लाइक लाइव मैचेस वगैरह जो भी ऐसे रहता है ना वो करवाता है, वेदर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं ना वही करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में लिखा है 2 सैटेलाइट्स हैं A and B आर रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट, देयर पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन आर 1 hour and 8 hour। मतलब 2 सैटेलाइट है जिसका नाम है A and B, तो जो फर्स्ट सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड कितना दे के रखा है 1 hour, और दूसरा टाइम पीरियड कितना दे के रखा है 8 hour। अब देखो दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर ये तो आवर्स में एंड अकॉर्डिंग टू SI यूनिट ये सब चीजें सेकंड में होने चाहिए। हमेशा एक बात का ध्यान देना, कभी भी अगर तुम फिजिक्स के सम सॉल्व कर रहे हो, अगर कोई भी चीज एक दिया है लाइक 1 hour, एक ही टाइम देकर रखा है 1 hour, ठीक है, तो उसको तुम चेंज कर सकते हो, उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ 2 हिस्सों में देकर रखा है, मतलब दोनों चीज़ है सेम चीज़ में आर मतलब है, तो तुम दोनों का अगर सेकंड में कन्वर्ट करने जाओगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आएगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा वो कट हो जाता है। समझ में आ रहा है? वो चीज़ें कट हो जाएंगी। तो इससे बेटर यही है टाइम बचाने के लिए इसको आगे प्रोसीड मत करो, जैसा है वैसे रहने दो। दूसरा क्या बोला है, द रेडियस ऑफ सैटेलाइट बी, मतलब रेडियस ऑफ सैटेलाइट बी इज गिवन बाय व्हाट 4 × 10⁴ किलोमीटर है। क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ, अच्छा मतलब मेरे को RA फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये है कि अपन करेंगे कैसे। मुझे एक ही चीज पता है ये सब चीजों को देखकर कि मेरे पास एक ही फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, विच इज T = 2 pi √r³ by GM। गुड मॉर्निंग। GM मतलब गुड मॉर्निंग नहीं? चलो अब ये चीज है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। जरा ध्यान देना यहाँ पे, ये स्क्वायर रूट है, मैं स्क्वायर रूट को हटाना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड? अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया ये क्या बन जाएगा बताओ, T² = ये 4 π², ये क्या बन जाएगा R³ डिवाइडेड बाय GM। एक काम करता हूँ इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा T² = 4 π² डिवाइडेड बाय GM R³। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा ये वाला टर्म, ये 4 क्या है कांस्टेंट, पाई का वैल्यू भी होता है कांस्टेंट, कैपिटल G का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है, M जो है मास ऑफ द अर्थ, वो कम ज़्यादा तो होगा नहीं, वो भी उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कांस्टेंट, मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा, केपलर का थर्ड लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड जिसको कहते हैं, ये चीज़ आ गया, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए ना काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। तो अब आ रहा है मेरा T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। मुझे पता है अगर मैं यहाँ से यहाँ पर ये कांस्टेंट जो है उसको अगर मैं हटाऊंगा तो वहाँ पे एक इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट जो कि ये मैं इसको 1 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा T² = R³, क्योंकि दो टाइम पीरियड है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ TA² = RA³, चलेगा। दूसरा TB² = RB³, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये मैंने क्यों किया पता है ना, क्योंकि दो सैटेलाइट्स हैं, उनके दोनों अलग अलग टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करूं तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, मैं डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा TA/TB का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू RA/RB का होल क्यूब। बट व्हाट इज TA/TB? 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे RA चाहिए ना, नहीं हाँ RA चाहिए, तो RA एज इट इज रहेगा डिवाइडेड RB क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 × 10⁴ का क्यूब, ठीक है। अब मुझे इसका वैल्यू पता है विच इज 1/64,
अब जरा ध्यान देना, इज इक्वल टू, अब ये है आर ए का क्यूब, याद रहे नीचे वाला जो टर्म है, ठीक है, ये है तुम्हारा 4 इंटू 10⁻⁴ का होल क्यूब, ठीक है। अब ये है 4 इंटू 10⁻⁴ का क्यूब, मतलब 4 का भी क्यूब 10⁻⁴ का भी क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 10⁻⁴ का क्यूब, पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब इससे क्या होगा, ये यहाँ पर चला गया तो ये हो गया तुम्हारा 64 इंटू 10⁻⁴ का क्यूब डिवाइडेड बाय 64 विच इज इक्वल टू आर ए का क्यूब। इससे 64 कैंसिल आउट हो गया, कंपेयर करो आंसर क्या आ जाएगा, आर ए का 10⁻⁴ वॉट किलोमीटर, समझ में आ रहा है। तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁴, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। ये है तुम्हारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट ए। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो इससे हमारा ग्रेविटेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐसे न्यूमेरिकल्स है वो खत्म होता है, ठीक है।